नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल स्टूडेंट डिलाइट में। यार दोस्तों, आज हम मैथ्स का 7वां मॉक टेस्ट लेकर हम आपके बीच आया हूं। 100 मॉक टेस्ट हमने पहले से आपको कंप्लीट करवा दिया है, जो आपके प्लेलिस्ट में डाल भी दिया गया है। तो जो भी मेरे प्यारे भाई बंधु अभी तक 6 मॉक टेस्ट का रिवीजन नहीं किए हैं, तो आप प्लेलिस्ट से जाकर के 6 मॉक टेस्ट का रिवीजन कर सकते हैं। आज 7वां मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जो उन सारे एग्जाम बेस्ड होंगे, जैसे झारखंड एसएससी, बिहार एसएससी, एसएससी जीडी, झारखंड से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं सारे को ध्यान में रख करके हमने मॉक टेस्ट तैयार किया है। आइए 7वां मॉक टेस्ट का शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। देखिए क्या कहता है। कहता है 121 मीटर तथा 165 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 64 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। उसके मिलने के क्षण से एक दूसरे को पूर्ण रूप से पार करने में कितने समय लेगी। अब देखिए क्या कहता है, उसके मिलने के क्षण से वे एक दूसरे को पूर्ण रूप से कितने समय में पार कर लेगी। अब सोचिए, रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगा तो दूरी जोड़ करके जोड़ो मेरे भाई, 121 और 165 कितना हो गया मेरे भाई, यह हो गया आपका 286। नहीं, रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगा तो दूरी जोड़ करके निकालेंगे 286 मीटर। अब चाल का स्थिति देखिए, डायरेक्शन से अब सेम डायरेक्शन रहेगा तो चाल घटाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन है तो चाल जोड़ेंगे। अपोजिट डायरेक्शन जोड़िए, 80 और 64 कितना हो गया आपका 144। ऊपर का मामला जो है वह किलोमीटर, ऊपर देखिए, ऊपर जो आपका मामला है मीटर में है, जबकि चाल आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है। इसको मीटर प्रति सेकंड में एक्सचेंज करने के लिए 5/18 से क्या करेंगे, गुना। 18 से काट लीजिए कितना बार में, 8 बार में। अब देखिए 2 निकालिएगा यहां से तो 143 बच जाएगा। यहां हो जाएगा कितना आपका 4 है ना, तो यह हो जाएगा आपका 143 बटा कितना हो गया आपका मेरे भाई 20। अब देखो 143 को आप 2 से डिवाइड कर लो तो 71.5 आएगा। नहीं, अब 10 से डिवाइड करेंगे, 1 दशमलव और पीछे भगा दीजिए, यानी 7.15 सेकेंड। नहीं मेरे भाई, यानी रेलगाड़ी जो है एक दूसरे को पार करने में जो समय लेगी वह समय कितना होगा, 7.15 सेकेंड। रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगा, दूरी जोड़ करके, चाल जब एक ही दिशा में हो तो घटा करके, अपोजिट डायरेक्शन हो तो जोड़ करके, समय बराबर दूरी बटा चाल। ऊपर का दूरी मीटर में था, नीचे स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में था, उसको हमने मीटर प्रति सेकंड में एक्सचेंज करने के लिए 5/18 से गुना किया, समय सेकंड में आ गया 7.15 सेकंड। चलिए अगला प्रश्न की ओर आ जाते हैं, प्रश्न संख्या दूसरा। देखिए दूसरा क्या कहता है। कहता दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम एचसीएफ से 28 गुना है। यानी कहता दो संख्या का एलसीएम जो है एचसीएफ का कितना गुना है, 28 गुना है। एचसीएफ का 28 गुना है। और क्या कहता है, यह सुनिए, कहता उनके लसा और मसा का योग एलसीएम और एचसीएफ, ध्यान दीजिएगा, कहता एलसीएम और एचसीएफ दोनों का योग जो है वह कितना है मेरे भाई, 1700 कितना हो गया आपका 40। अब देखिए सबसे पहली बात, यहां से एलसीएम और एचसीएफ का मान निकालेंगे। देखिए एलसीएम को एचसीएफ के रूप में क्या लिख सकते हैं, 28 एचसीएफ, नहीं, और एक एचसीएफ यह हुआ, यानी 29 एचसीएफ बराबर में कितना हो गया आपका, यह हो गया आपका 1700 कितना हो जाएगा 40। चलिए 29 से काट लीजिए कितना बार में, 60 बार में, यानी एचसीएफ का मान कितना हो गया 60। तो एलसीएम निकाल लीजिए, दोनों के जोग में से घटा करके। एलसीएम और एचसीएफ का जोग था कितना मेरे भाई, 1700 कितना था 40। देखिए 1740, तो 1740 में 60 घटा लीजिए, यानी कितना हो जाएगा आपका 1680। देखिए वह दोनों संख्या का जो एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन दिया गया था, उसके माध्यम से वो दोनों संख्या का हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लिया। एचसीएफ 60, एलसीएम 1680। अब क्या कहता यह सुनिए, कहता उनमें से एक संख्या 240 है, दूसरा संख्या का मान आपसे पूछा जा रहा है। आप जानते होंगे कि दो संख्या का जो गुणनफल होता है उसके लसा और मौसा के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी जो उसके लसा मौसा का गुणनफल होगा, देखिए लसा 1680 और मौसा हो गया आपका 60, यह लसा और मौसा का गुणनफल है, यही दो संख्या का भी गुणनफल होगा। इसमें एक संख्या से डिवाइड कर लीजिए, दूसरा संख्या का मान आ जाएगा। चलिए 60 से काट लीजिए 4 बार में, 4 से इसको काट लीजिए, 4 चौक कितना हो गया 16, यानी 420 बार में कट जाएगा। आपसे यही पूछा गया था
कि दूसरा संख्या का मान बता दीजिए। अतः दूसरा संख्या का मान कितना हो जाएगा 420। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई सी। तो इसमें रिलेशन क्या याद रखना है कि दो संख्या का गुणनफल जो होता है उसके लसा और मसा के गुणनफल के क्या होता है बराबर हुआ करता है। अगला प्रश्न पर आ जाइए, प्रश्न संख्या तीसरा। देखिए क्या कहता है, यह जो आंकड़ा दिया गया ना 52, 54, 55, 56, 55, 54, 56, 55, 53, 51, 57, इसका बहुलक पूछा गया, मोड पूछा गया। बहुलक कहने का जिसका बारंबारता ज्यादा हो, है ना। देखिए बहुलक का मतलब होता है जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। मोड का अर्थ क्या होता है जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, जिसका आवृत्ति ज्यादा, जो ज्यादा बार यूज किया गया हो वही इसका मोड हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल किसका किया गया है यह देख लीजिए। तो सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल आपको किसका दिख रहा है, हमको तो 55 का ही दिख रहा है। देखिए 55 एक बार, 55 दो बार, 55 कितना बार 3 बार, और तो कोई ऐसा संख्या नहीं है जो 3 से ज्यादा बार इस्तेमाल हुआ। अतः इन आंकड़ों का जो मोड होगा वह मोड कितना हो जाएगा आपका 55, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, जिसका आवृत्ति ज्यादा हो। यानी आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी इन आंकड़ों का जो बहुलक हो जाएगा, मोड हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाइए, प्रश्न संख्या 4। एक राशि को जब चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है तो वह 2 वर्षों में 4500 रुपया हो जाता है, और जबकि 4 वर्षों में जो है कितना हो जाता है 6750 रुपया हो जाता है। आपसे राशि पूछा गया। देखिए हो जाने का मतलब बात किसका होता है मिश्रधन का। हम कई एक बार आपको बताए हैं कि अगर समय दुगुना का स्थिति हो, जैसे एक बार 1 साल का चर्चा करें, एक बार 2 साल का, एक बार 2 साल का, एक बार 4 साल का, एक बार 3 साल का, एक बार 6 साल का। 3 परिस्थितियों में प्रिंसिपल निकालने के लिए आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं, सिंपल सा कंसेप्ट है। पहला अमाउंट का होल स्क्वायर अब बटा दूसरा अमाउंट, यानी पहला मिश्रधन का होल स्क्वायर बटा दूसरा मिश्रधन, यानी a1 स्क्वायर बाई a2। चलिए पहला मिश्रधन कितना है आपका 4500, इसका वर्ग कर दीजिए, यानी 4500 गुना कितना हो गया मेरे भाई, यह हो गया आपका 4500। अब दूसरा अमाउंट से डिवाइड कर लीजिए। दूसरा अमाउंट कितना था आपका 6700, कितना हो गया आपका 50। देखिए ना 2250 से काटेंगे 2 बार में, यह कट गया 3 बार में, 3 से इसको काट लीजिए कितना बार में, यह कट जाएगा 1500 बार में। 1500 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 3000 रुपया। कितना मेरे भाई 3000 रुपया। यही पूछा गया था कि प्रिंसिपल बता दीजिए, प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 3000 रुपया। कितना हो जाएगा 3000 रुपया। ऐसा कब यूज करेंगे, जब समय दुगना का स्थिति हो तब, और वैसा ही पूछा जाएगा। इसको बाई प्रोसेस भी आप जा सकते हैं, लेकिन आसान यही है आपके लिए कि जब भी समय दुगना का बात करें और दोनों स्थिति में आपको मिश्रधन गिवन हो, अमाउंट गिवन किया गया हो, तो इन परिस्थितियों में प्रिंसिपल बराबर मेरे भाई a1 स्क्वायर बाई a2। आगे आ जाते हैं प्रश्न संख्या 5वां। देखिए क्या कहता है, एक वस्तु 20% छूट पर बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ अर्जित करता है दुकानदार, है ना। ज्ञात कीजिए वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। यानी देखिए सबसे पहली बात, दुकानदार का क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं मेरे भाई 100। अब दुकानदार उस पर कीमत ऐसा अंकित करता है कि 20% का उसको लाभ भी हो जाए और ग्राहक को बंदा 20% का डिस्काउंट भी दे दे। तो सबसे पहली बात 20% का लाभ कमाना है तो कीमत बढ़ाना पड़े, कितना 120, क्योंकि देखिए लाभ कमाने के लिए कीमत बढ़ाएगा तब नहीं उसको लाभ होगा, और 20% का डिस्काउंट भी देना। देखिए कोई भी दुकानदार छूट तभी दे सकता है जो अपना कीमत को बढ़ा करके रखेगा, है ना। देखिए तो डिस्काउंट देना है तो और कीमत बढ़ाना पड़ेगा। 20% डिस्काउंट को फ्रैक्शन में लिखेंगे 80 बटा 100, लेकिन बढ़ाने के लिए उल्टा गुना कर लीजिए, 100 बटा क्या लिखेंगे 80, है ना। चलिए यहां देखिए 20 से 5 बार में, इसको 4 बार में काट लीजिए, है ना। देखिए 4 से कट जाएगा कितना बार में 30 बार में, 30 गुना 5 कितना हो गया आपका 150। अब आप खुद सोच के देखिए, यह मार्केट प्राइस है जबकि यह कॉस्ट प्राइस है, यानी लागत कीमत से कितना प्रतिशत ज्यादा अंकित किया गया था, तो 50%। 100 के केस में जितना ज्यादा वही परसेंट आई, यानी 50% दुकानदार जो है लागत कीमत से अधिक कीमत अंकित करेगा, तब यह कंडीशन फुलफिल होगा। 20% का लाभ भी कमा लेगा और 20% का वो बंदा डिस्काउंट भी दे देगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 6। 2 अंकों की एक संख्या को, गौर कीजिएगा इस प्रश्न पर, देखिए क्या कहता है। 2 अंकों की एक संख्या को 2 बार लिखने से, उदाहरण के लिए जैसे 3737, 6363, है ना, 4 अंकों की संख्या बन जाती है ना।
तो ऐसी संख्या हमेशा किससे विभक्त होगी? अब देखिए, जैसे एक एग्जांपल दिया गया 3737 एक 6363। अच्छा, 2 अंक वाला संख्या का 2 बार रिपीटेशन से निर्मित संख्या है। अच्छा, यह कहता है किससे पूर्ण रूपेण जो है इस प्रकार का संख्या हमेशा किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा? तो देखिए, समझिए बात को, इसके फॉर्मेशन को समझो। 3737 को आप कैसे लिख सकते हैं? अच्छा, इसको लिख सकते हैं मेरे भाई, क्या लिख सकते हो? 37 गुना कितना? 100, और प्लस में क्या लिखेंगे? 37 नहीं। अच्छा, अगला को भी लिख सकते हैं, 6363 को भी आप लिख सकते हैं, 63 गुना 100 प्लस में 63। अब देखिए, दोनों से 37 कॉमन कर लीजिए, तो 37 कॉमन करोगे मेरे भाई तो यहां बचेगा 100, यहां बचेगा 1, यानी क्या हो गया आपका? 101। अब देखिए, सिंपल सा बात है, यह जो संख्या बना था इसका एक फैक्टर आ जाता, क्या आ जाता? 101। तो फैक्टर आ गया, इसका मतलब यह संख्या जो है 101 से पूर्ण रूपेण डिविजिबल होगा, 101 से। ऑप्शन नंबर सी, हर एक इस प्रकार का जितना भी संख्या होगा सब संख्या 101 से पूर्णतः युक्त होगा। क्यों? क्योंकि 101 इस प्रकार के संख्या का एक फैक्टर निकल के आएगा। अगला को भी आप देख सकते हैं, जैसे 6363 था मेरे भाई, इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 63 गुना 100 और प्लस में 63। देखिए, 63 कॉमन करेंगे तो आपके पास बच जाएगा 101, यानी इस संख्या का भी 101 फैक्टर है। यानी जब भी 2 अंक वाला संख्या को 2 बार रिपीट करके एक 4 अंक का संख्या निर्माण करेंगे तो इस प्रकार की संख्या जो होगी 101 से पूर्ण रूपेण डिविजिबल होगी। क्यों? क्योंकि 101 इस प्रकार के संख्या का एक फैक्टर आएगा। तो 101 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 7वां। देखिए 7वां क्या कहता है? कहता है समबाहु त्रिभुज के भीतर स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई 6, 7, 8 सेंटीमीटर है। तो हमसे कहता है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा ज्ञात करिए। देखिए, सिंपल सा बात आपको बताते हैं, यहीं पर बना लेते हैं। देखिए, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लीजिए, इसके प्रत्येक भुजा का लंबाई क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। नहीं, अब देखिए, इसके भीतर स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजा पर लंब डाला जाता है। यहां भी लंब डाला गया, यहां भी लंब डाल दीजिए और यहां भी लंब डाल दीजिए, तीनों भुजा पर एक बिंदु से लंब डाल दिया गया है। अब देखिए, इसको मिला लीजिए, है ना, इसको मिला लीजिए, इसको मिला लीजिए, और इस लंब का लंबाई क्या है? एक लंब जो है आपका वह है 6, एक है 7 और एक क्या है आपका 8। यही तीनों लंब है आपका, है ना। 6, 7 क्या हो गया आपका 8। अब क्या कहता है, थोड़ा नहीं क्लीन दिख रहा है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यही है, देखिए दूसरा है, एक लंब का लंबाई कितना है आपका? 6, एक हो गया 7 और एक कितना हो गया 8। यह क्या है? यह जो है समबाहु त्रिभुज के स्थित भीतर स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजा पर डाला गया लंब है। अब देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को आप क्या लिखोगे? लिखेंगे √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा को हमने ए माना। अच्छा, एक सिंपल सा बात सोचिए, इसी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को दूसरा रूप में सोच के देखिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस बिंदु को अगर ओ मान लेते हैं, सिंपल सा बात है ना। देखिए, ओ, इसको अगर नामकरण कर लीजिएगा ABC, है ना, इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, सिंपल सा बात, इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो एक बार लिख दिए, समबाहु त्रिभुज था, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। जबकि इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए BOC का क्षेत्रफल, AOC का क्षेत्रफल और AOB का क्षेत्रफल जोड़ेंगे। अच्छा, क्यों, कैसे जोड़ेंगे? तो सब में देखिए, सबका क्षेत्रफल निकाल लेंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई के माध्यम से। तो 1/2 आधार सबका A है, तो ऐसा करते हैं ना, 1/2 और सबका आधार कॉमन कर लेते हैं। तो जो बचेगा आप ऊंचाई का योग बचेगा। जैसे तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो 1/2 गुने A गुना 6, 1/2 गुने A गुना 8, 1/2 गुने A गुना 7, 1/2 गुने A तो कॉमन कर लिया। अब जोगफल किसका होगा? ऊंचाई का, जोड़ लीजिए। तो 7, 6, 13, 8 कितना हो गया आपका? 21, है ना। दोनों स्थिति में हमने क्षेत्रफल लिखा है समबाहु त्रिभुज का, और क्षेत्रफल को हमने बराबर कर लिया है। देखिए, A से A काट करके हटा लीजिए, यह कट गया आपका 2 बार में, √3 से काट लीजिए, कट जाएगा 7√3 बार में, है ना। अतः A बराबर हो जाएगा आपका क्या? A बराबर हो जाएगा 14√3 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 14√3 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी। यही आपका राइट आंसर है। हमने क्या किया? दोनों स्थिति में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, उसको बराबर कर लिया। अतः समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा का लंबाई जो हो जाएगा मेरे भाई, वह 14√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो बढ़िया लगता हो मेरे भाई बंधु, है ना, तो आप लोग कृपया करके वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगता हो, और आपको जिस पर वीडियो चाहिए और जिस टॉपिक पर चाहिए, क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाना है, घटाना है, तो ये सब कृपया करके कमेंट करके आप लोग बताइए, तब हम लोग उस दिशा में काम कर पाएंगे। 8वां नंबर आ जाइए। चलिए, कहता 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज
और उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपया क्या है ज्यादा, यानी समझिए 2 साल में जितना साधारण ब्याज होगा चक्रवृद्धि ब्याज 10 ज्यादा, यानी समझो तो 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 10 रुपया। अच्छा 2 साल का अंतर क्या सिखाए हैं, 1 साल के ब्याज के बराबर होता है, या फिर आप रख सकते हैं P इंटू आर बट्टा 100 का होल स्क्वायर, नहीं तो सिंपल सा फंडा है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो अंतर होता है वह पहला साल के ब्याज के बराबर, प्रिंसिपल को P मान लेते हैं, पहला साल का ब्याज निकालिए और इस ब्याज का ब्याज निकाल लीजिए, यही 2 साल का अंतर होता है। और अंतर कितना का है देख लीजिए, कितना का है 10 का, यही देखो 25 से काट लीजिए कितना बार में, 4 बार में, अतः प्रिंसिपल कितना हो जाएगा मेरे भाई, यह हो जाएगा 4000 रुपया। कितना हो जाएगा आपका 4000 रुपया। यही पूछा गया था कि प्रिंसिपल बताइए, मूलधन ज्ञात कीजिए, यानी 4000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी हो जाएगा 4000। अगला प्रश्न की ओर आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 9 कहता है जो समीकरण है इसके मूल कैसा है। अच्छा इसका मूल कैसा है, देखिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के सारे बारे में चर्चा, किस किस प्रकार का मूल होता है, रूट्स होता है, हम सब पर चर्चा कर देते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, रूट्स का जहां तक सवाल है जिसको हिंदी में मूल कहा जाता है, देखो मूल जो होता है वह 2 प्रकार का हुआ करता है। कौन कौन होता है, एक हो गया आपका मेरे भाई, एक हो गया आपका रियल और दूसरा क्या हो गया आपका इमेजिनरी। क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया रियल, और दूसरा क्या हो गया इमेजिनरी। रियल मतलब हो गया आपका वास्तविक, इमेजिनरी मतलब क्या हो गया आपका काल्पनिक। अच्छा रूट्स रियल कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस में 4ac का मान 0 से बड़ा या क्या होगा बराबर होगा। इन परिस्थितियों में द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। जबकि इमेजिनरी कब होगा, काल्पनिक कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस में 4ac का मान 0 से क्या होगा छोटा होगा। नहीं, अब देखिए उसका दायरा वहीं सीमित है, यह 2 भाग में बढ़ता है। इसमें देखिए एक बार अलग अलग करके लिखिए इसको, बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर में 0, और एक बार लिखते हैं इसको बी स्क्वायर माइनस में 4ac है ना ग्रेटर देन 0। अच्छा देखिए जब बी स्क्वायर माइनस में 4ac का मान 0 के बराबर होता है तो इस स्थिति में जो रूट्स होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वह रूट्स क्या होता है आपका, वह रूट्स होता है आपका इक्वल। यानी कभी कभी आप देखते होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करते होंगे तो x बराबर 1 फिर x बराबर 1 आ गया, वह इसी स्थिति में होता है। कब, जब बी स्क्वायर माइनस में 4ac का मान 0 के बराबर होता है। और जब बी स्क्वायर माइनस में 4ac का मान 0 से बड़ा होता है, 3 परिस्थितियों में जो है रूट्स जो होता है वह डिस्टिंक्ट होता है, यानी 2 अलग अलग मान देता है। रूट्स जो है वह क्या होता है, डिस्टिंक्ट, या ज्यादातर आपको ऐसा ही देखने के लिए मिलता होगा, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 1, x बराबर -1। अब देखिए यह जाकर के 2 भाग में बढ़ता है, बढ़ता यह है, एक इसका भाग हो जाता है आपका रेशनल, क्या हो जाता है आपका, एक हो गया आपका रेशनल और दूसरा जो हो गया आपका वह हो गया आपका इरेशनल। क्या हो गया आपका इरेशनल, दूसरा हो गया आपका इरेशनल। अच्छा यह कब ऐसा होगा, आप जानते हैं x बराबर एक्चुअली होता क्या है, x बराबर होता है माइनस में b प्लस माइनस अंडर रूट d। अच्छा d को क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस में 4ac है ना और बटा 2, यही x का मान होता है। अब देखिए रेशनल इरेशनल का जो हम चर्चा किए, ऐसा कब होगा, देखो मेरे भाई अगर बी स्क्वायर माइनस में 4ac का मान परफेक्ट स्क्वायर, रेशनल इरेशनल आप समझते होंगे, रेशनल कहने के लिए जिसको पी बाई क्यू का रूप दिया जा सकता है वो रेशनल हो गया, जिसको पी बाई क्यू का रूप हम नहीं दे सकते वो इरेशनल हो गया। तो अगर बी स्क्वायर माइनस में 4ac का मान एक परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 4, 9, 16, 36, 49, 121, तो इससे जो मान मिलेगा वो रेशनल मिलेगा, इसको आप पी बाई क्यू का रूप दे सकते हैं। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस में 4ac का मान परफेक्ट स्क्वायर नहीं, जैसे 5 आ जाए, बी स्क्वायर माइनस में 4ac का मान, कभी कभी आप देखते होंगे आपका उत्तर आता है माइनस में 1 प्लस में रूट 5 बटा 2 ऐसा आता है, तो इसको हम पी बाई क्यू का रूप नहीं दे सकते हैं, तो यही रेशनल है। तो रेशनल इरेशनल डिपेंड करता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac के मान पर। अगर बी स्क्वायर माइनस में 4ac का मान परफेक्ट स्क्वायर है, नंबर है, तो समझिए उससे जो मान मिलेगा, उससे जो रूट्स निकल के आएगा वो रेशनल होगा, और अगर नहीं है तो उससे जो रूट्स निकल करके आएगा वो इरेशनल होगा। नहीं, यह था रूट्स का कहानी, है ना। चलिए तो यह जो प्रश्न है आपका, यह देखिए, तो इसमें बी स्क्वायर माइनस में 4ac का मान, बी का मान क्या है माइनस में 4 का स्क्वायर, माइनस में 4ac, 4 गुना 2 गुना कितना हुआ 5। अब सिंपल सा बात है, देखिए 16 में से आपका चला गया कितना, यह हो गया आपका 16, 8 पे 40, यानी क्या हो गया आपका माइनस में 24। यहां देखिए बी स्क्वायर माइनस में 4ac का मान 0 से क्या है छोटा है, नहीं तो कैसा होगा, काल्पनिक होगा इसका रूट से, यानी क्या हो जाएगा आपका इमेजिनरी हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए रूट्स का हमने सारा कंडीशन आपको दिखा दिया, कैसे कैसे रूट्स काम करता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सब बात का हमने जिक्र कर दिया। चलिए
आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 10। जो भी मेरे प्यारे भाई बंधु अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह तो जरूर देखिए, नीचे आपको लाल रंग का बटन दिख रहा होगा, उसको देख करके सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। कहता है एक त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है ना, उसके अंतःवृत्त का त्रिज्या ज्ञात। तो देखो भाई मेरे 7, 24, 25 यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि यहां 25 का स्क्वायर जो है अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। देखो दोनों कंडीशन हम आपको सिखा देते हैं। समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त पूछे मेरे भाई तो याद रखना P प्लस बी माइनस में H बटा 2, यानी परपेंडिकुलर प्लस में बेस माइनस में हाइपोटेनस बाई 2। जबकि समबाहु त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के बाह्यवृत्त का जो त्रिज्या होता है वह कर्ण का आधा होता है, यानी H बाई क्या हो गया मेरे भाई 2। अभी तो अंतःवृत्त का त्रिज्या पूछा है इस समकोण त्रिभुज का, तो यह हो जाएगा P यानी 7 प्लस में 24 माइनस में 25 और बटा क्या हो गया आपका 2। देखो 31 में से 25 चला गया यानी 6 बटा 2 कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 3 सेंटीमीटर मेरे भाई। कितना? 3 सेंटीमीटर। यानी इस समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा 3। अगर बाह्यवृत्त का त्रिज्या पूछा जाता तो कर्ण का आधा, और राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड उसका हाइपोटेनस कर्ण होता है। 25 का आधा कितना हो जाता? 12.5 सेंटीमीटर। लेकिन ऐसा तो पूछा नहीं गया, अंतःवृत्त का त्रिज्या ही पूछा गया, इसलिए 3 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर है। समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त का त्रिज्या P प्लस बी माइनस में H बाई 2। प्रोसेस से भी आप बना सकते हैं लेकिन आसान तरीका आपको बता दिए। जबकि बाह्यवृत्त का त्रिज्या जो होता है वह देखो एक्चुअली बाह्यवृत्त का त्रिज्या कर्ण का आधा इसलिए होता है क्योंकि हम आपको सिखाए हैं समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है, अतः उसके परिवृत्त का त्रिज्या कर्ण का आधा हुआ करता है। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 11। देखिए A का मान दिया, B का मान दिया, C का मान दिया। देखो मेरे भाई जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा ना एक लॉजिक आपको सिखा देते हैं, जितना बार एग्जाम में आया है। इसमें आप देखिएगा किसी एक का जो मान होगा ना अन्य दोनों के योग के बराबर होगा। ऐसा यहां आपको दिख रहा होगा A में, A का जो मान है ना वह B और C के योग के क्या है, बराबर है। अच्छा तो हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो मेरे भाई A को लिख देते हैं क्या, माइनस में, और B और C इसमें अगर जोड़ लेते हैं तो परिणाम क्या मिलेगा आपको, 0। क्योंकि A का मान B और C के, ऐसा ही प्रश्न आता है, कभी कभी ऐसा आएगा कि B का मान हो सकता है A और C के योग के बराबर हो, C का मान कभी कभी A और B के योग के बराबर हो। तो आप देखिए इसको A मानिए, इसको B मानिए, इसको C मानिए, यह क्या लिखा गया, A प्लस B प्लस C बराबर 0। ऐसा A प्लस B प्लस C बराबर जब 0 होता है मेरे भाई तो इन परिस्थितियों में A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब बराबर क्या होता है, 3ABC। A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब बराबर 3ABC। अच्छा इसका क्यूब करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस में एक क्यूब, इसका क्यूब करेंगे तो हो जाएगा B क्यूब, और यह क्या हो जाएगा C क्यूब, 3ABC। तो 3 गुना माइनस में A गुना B और गुना C, क्योंकि A के जगह पर माइनस A है, यही है ना। अब सबको उधर भेज दीजिए तो एक क्यूब माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वह माइनस में हो जाएगा, और माइनस में 3ABC तो है ही, और इधर आपका लेफ्ट साइड में क्या बच जाएगा, 0। यही आपसे पूछा गया था। इसके आधार पर A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस में C क्यूब माइनस में 3ABC का मान बताइए। अतः हुआ मान कितना हो गया मेरे भाई, वह हो गया आपका मान 0। तो आपको फंडा सिखा दिए कि जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो होशियारी से बस केवल ध्यान इस बात का रखोगे आप, है ना, कि कभी कभी ऐसा स्थिति बनेगा कि A का मान B और C के योग के बराबर, कभी ऐसा स्थिति आएगा कि B का मान जो है वह A और C के बराबर, कभी कभी ऐसा आएगा कि C का मान A और B के योग के बराबर। चलिए आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 12। कहता है त्रिभुज की 3 भुजाएं 8, 6 और 5 सेंटीमीटर, त्रिभुज कैसा है। देखो मेरे भाई आप कोण के आधार पर तो जानते हैं त्रिभुज को कि न्यून कोण त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसमें प्रत्येक कोण का मान 90 से छोटा। समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक कोण समकोण हो। अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 से ज्यादा 180 से कम। ये कोण के आधार पर बखूबी आप जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन भुजा के आधार पर बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए हम चर्चा कर देते हैं। देखिए अगर त्रिभुज हम बात करें ABC का, खाली आराम से गौर कीजिए, इसके सामने वाला भुजा स्मॉल है, इसके सामने वाला स्मॉल B, C। हम इसके भुजा में रिलेशन लिख देते हैं, सबसे छोटा भुजा A, इससे बड़ा B और सबसे बड़ा भुजा C। देखो अगर आपको पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल का जांच करना है भुजा के आधार पर, किसका, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का। अगर आपको एक्यूट एंगल ट्रायंगल का जांच करना तो ध्यान रखना कि अगर दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ा हो जाए तब समझिए वह एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा।
न्यून कोण त्रिभुज होगा। दूसरा कंडीशन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल पर बात कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पर बात कर लेते हैं मेरे भाई। अब देखो ये बचपन से इसमें पढ़ते आ रहे हो, पाइथागोरस थ्योरम। अगर दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए, समझिए राइट एंगल ट्रायंगल का स्थिति बनेगा। चलिए तीसरा नंबर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, जिसको हिंदी में कहा जाता है ना अधिक कोण त्रिभुज। ऑब्ट्यूस 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 एंगल है ना, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या ध्यान रखना है कि इसमें दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग अगर सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से छोटा हो जाए तब समझिए अधिक कोण त्रिभुज है। यह है भुजा के आधार पर तीनों त्रिभुज को जांचने का तरीका। अगर दो छोटी भुजा के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से बड़ा है, न्यून कोण त्रिभुज बराबर है, समकोण त्रिभुज छोटा है, अधिक कोण त्रिभुज। देखिए छोटा भुजा को उठाइए, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, बड़ा भुजा को लिखिए 8 का स्क्वायर। अब हमको देखना है यह भाग बड़ा कि यह भाग बड़ा। अच्छा मेरे भाई 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64। इधर देखिए 36 और 25 का जहां तक सवाल है 61 हो रहा है, यानी छोटा हो रहा है। यहां देखिए दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा के वर्ग से छोटा है। इसका मतलब यह ट्रायंगल कैसा है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, अधिक कोण त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी, अधिक कोण त्रिभुज। देख लीजिए चुटकी में सिखा दिया आपको कैसे भुजा के आधार पर एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का जांच करते हैं। आगे आ जाइए प्रश्न संख्या 13। एकदम बहुत कम समय बहुत ज्यादा फैक्ट आपको दे देंगे, है ना, टेंशन नहीं लेने का। कहता है समानांतर चतुर्भुज। हाँ मेरे भाई समानांतर चतुर्भुज कहने का मतलब वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो, बराबर हो, समानांतर चतुर्भुज कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में पैरेललोग्राम कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। इसका विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, समकोण पर समद्विभाजित करता है समचतुर्भुज का। चलिए क्या कहता है सुनिए, एक समानांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दुगना है। ऊंचाई ही पूछा गया। देखो मेरे भाई ऊंचाई को h मानते हैं, आधार ऊंचाई से दुगना, आधार कितना हो जाएगा 2h। क्षेत्रफल लिख दिया अपने हिसाब से, आधार गुणे ऊंचाई, और क्षेत्रफल प्रश्न के हिसाब से कितना दिया गया था 392। चलिए 2 से काट लीजिए, 2 से 1 बार में, 9 बार में, 6 बार में, h स्क्वायर बराबर हो गया आपका 196। अतः एच बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 14 मीटर। क्या 14 मीटर, यही पूछा गया था, है ना, कि इसकी ऊंचाई बता दीजिए समानांतर चतुर्भुज का। अतः इस पैरेललोग्राम का जो ऊंचाई होगा, हाइट होगा, वह 14 मीटर होगा। चलिए यहां मीट लिख दिया गया, मीटर है। आगे आ जाइए 14 नंबर। कहता है व्यापारी अंकित मूल्य को लागत मूल्य से 40% बढ़ाता है। चलिए लागत कीमत को 100 मान लेते हैं, 40% बढ़ा दीजिए और बेचने के समय 25% डिस्काउंट दे दिया। सेलिंग प्राइस थोड़ा सोचिए, यह हुआ 3, यह हुआ 4, यह कट गया मेरे भाई 35 बार में, यानी बेचा कितना में 105 में। 100 का सामान 105 में बेचा। यानी इन परिस्थितियों में जो है ना व्यापारी को क्या होगा, 5% का लाभ। क्या मेरे भाई 5% का लाभ हो जाएगा व्यापारी को। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई, यानी इन परिस्थिति में व्यापारी को जो लाभ होगा कितना प्रतिशत का होगा, 5% का। आगे बढ़ जाइए प्रश्न संख्या 15। ताबड़तोड़ एकदम एक आदमी के दैनिक कार्य करने के घंटे 20% बढ़ा दीजिए और उनकी प्रतिदिन की मजदूरी 15% बढ़ा दीजिए, है ना। तो कहता है प्रति घंटा की मजदूरी। तो बताइए उस आदमी की दैनिक कमाई कितने प्रतिशत बढ़ जाए। हम मान लेते हैं, देखिए उसके द्वारा किया गया कार्य जो है, घंटा जो है, समय जो है एक दिन में 100 मान लेते हैं। देखिए 100 घंटा तो होगा नहीं, लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं, कैलकुलेशन में सुविधा होगा। जबकि 1 घंटा का मजदूरी को भी मान लेते हैं 100। अच्छा सोचिए ना, एक दिन में कई घंटा काम किया, हमने मान लिया 100 उसको घंटा को 100 यूनिट के रूप में हमने मान लिया, क्योंकि कैलकुलेशन करने में सुविधा। कुछ भी मानो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अच्छा और 1 घंटा का मजदूरी हमने 100 मान लिया, तो पूरा घंटा में 1 घंटा की मजदूरी से गुना करेंगे तो एक दिन में वो व्यक्ति कितना कमाता है, यह निकल करके आ गया। अब क्या कहता है, कार्य करने का घंटा 20% बढ़ गया, हमने 100 माना था, हो गया 120। इतना घंटा काम किया, मजदूरी प्रति घंटा का 15% बढ़ गया, 115 हो गया। देखिए यह पहले का 1 दिन का मजदूरी था, यह परिवर्तन के बाद 1 दिन का मजदूरी है। कहता उसके प्रतिदिन दैनिक कमाई में कितने प्रतिशत का वृद्धि हो। देखिए 20 से 5 बार में, यह 6 बार में, 5 से काट लीजिए कितना बार में, 23 बार में, यानी 100 अनुपात 138। देखिए 100 की स्थिति में जितना ज्यादा वही तो प्रतिशत हो जाएगा भाई वृद्धि का, यानी 38% का वृद्धि हो गया। कितना परसेंट का मेरे भाई, 38% का। उसके दैनिक कमाई में जो वृद्धि हुआ है वो 38% का हुआ है। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई। चलिए
आगे बढ़ जाइए मेरे भाई, प्रश्न संख्या 16 देखिए आराम से। कहता है एक परीक्षा में एक छात्र को कतिपय संख्या यानी एक संख्या का 3/14 निकाल, संख्या को एक मान लेते हैं, निकालना कितना था 3/14। हाँ मेरे भाई, लेकिन वह विद्यार्थी क्या करता है, ज्ञात करने के लिए कहा गया, यह 3 नहीं, यहां 3 का कोई जरूरत नहीं है, है ना, ज्ञात करने के लिए कहा गया 3/14, लेकिन वो विद्यार्थी क्या करता, निकालना था 3/14, निकाल कितना लेता 3/4, यही तो है मेरे भाई। चलिए एलसीएम हो गया 28, निकालना था 2, निकाल कितना लिया 7, परिणाम स्वरूप उत्तर कितना ज्यादा आ गया 150। चलिए 150 ज्यादा ले लाया, यूनिट कितना ज्यादा है 5, किसी एक स्थिति का उत्तर निकालिए। देखिए सही उत्तर निकालते हैं, तो यह जो है पहला जो उत्तर है संख्या का 3/14 है, संख्या निकालने के लिए उल्टा गुना कर लीजिए, यानी 14/3 से, 5 तरीके 15, 10 बार में 14 गुना 2 28 गुना 10, यानी कितना हो जाएगा आपका 280। यानी जो वास्तविक में संख्या है वह संख्या कितना है 280। आप देखिए अगर आप यह 7 से गुना करके दूसरा रिजल्ट निकालते तो वह संख्या का 3/4 आता, संख्या निकालने के लिए उल्टा गुना करना पड़ता 4/3 से। आगे आ जाते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। कहता 2 स्टेशन से एक दूसरे की ओर चलने वाली 2 रेलगाड़ियां एक ही समय में चलकर एक स्थान पर मिलने के बाद क्रमशः जो है 8 घंटा 18 घंटा के बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। कहता है पहली गाड़ी का जो चाल है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा का स्पीड। देखो मेरे भाई, अगर 2 गाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलता हो और रास्ते में मिलने के बाद गंतव्य पर वाला समय दिया जाए, रिलेशन क्या बताए हैं, v1/v2 बराबर में √T2/T1 लगा दीजिए, T2/T1। देखिए पहला का स्पीड कितना है मेरे भाई 60, दूसरा का स्पीड निकालना है √T2/T1, दूसरा का समय 18/8। देखिए यह हुआ 9, यह हुआ 4, यानी 3 कितना मेरे भाई 2, 3 से काट लीजिए 20 बार में, यानी दूसरा का जो स्पीड है वह कितना है मेरे भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दूसरा गाड़ी का स्पीड कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई, है ना। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई, सी हो जाएगा। यही पूछा गया था कि दूसरा गाड़ी का स्पीड बता दीजिए, यह हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे आ जाते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। कहता कोई धन 10 वर्षों में दुगना हो जाता है, पहले प्रोसेस से आपको सिखा देते हैं। अच्छा देखिए ना, दुगना होने का मतलब क्या हुआ, अगर 1 रुपया मूलधन मानेंगे तो 2 रुपया मिश्रधन, तो 2 में से गया 1 रुपया ब्याज हो गया, किसका 1 रुपया का, कै साल में 10 साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया आपका 10% हो गया। कहता उसी दर से वह धन जो है कितने वर्षों में 3 गुना। अब सोचिए मूलधन 1 रुपया तो 3 रुपया मिश्रधन, ब्याज कितना 2 रुपया ब्याज है, 1 रुपया का 10% की दर से है। समय पूछा गया, समय कितना हो जाएगा आपका 20 वर्ष। यह देखिए बिल्कुल बाई प्रोसेस है ना, पहले रेट काउंट कर लिए फिर समय निकाल लिए। अब देखिए डायरेक्ट अगर आपको बनाना है मेरे भाई, अगर आपको दूसरा टाइम निकालना है, पहला टाइम दिया दूसरा निकालना है, तो याद रखना मेरे भाई n2 - 1 बटा n1 - 1 और गुना T1। n1 और n2 कहने का मतलब बाद में कितना गुना हो रहा है, पहले कितना गुना हो रहा है, बाद में कितना गुना हो रहा था 3 - 1, पहले कितना हो रहा था 2 - 1। पहला समय कितना था मेरे भाई 10 वर्ष, 10 से गुना कर लीजिए। देखिए यह तो 1 हो गया, तो 10 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा आपका 20 वर्ष। कितना मेरे भाई 20 वर्ष हो जाएगा आपका। चलिए 20 वर्ष आपका राइट आंसर है। जैसे मर्जी वैसे बना सकते हैं, प्रोसेस से जा सकते हैं, इसको रट सकते हैं। हाँ कभी कभी दूसरा रेट पूछ दिया जाता है, अगर दूसरा रेट पूछे ना मेरे भाई, अगर दूसरा रेट पूछे तो यहाँ T1 से जो गुना किए हैं यहाँ गुना किससे हो जाएगा R1 से, तो दोनों परिस्थितियों में लागू हो जाएगा। आगे आ जाते हैं प्रश्न संख्या 19। देखिए क्या कहता है, ए और बी स्वर्ण और कॉपर के धातुओं को क्रमशः जो है 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके तैयार किए गए हैं, है ना। कहता यदि मिश्र धातुओं की समान मात्रा को तीसरे मिश्र धातु सी को बनाने, बचाने नहीं, यहां पर होगा बनाने के लिए पिघलाया जाता है, तो सी में स्वर्ण और कॉपर, कुछ नहीं करना है, दोनों का स्वर्ण एक साथ जोड़ लीजिए, दोनों का कॉपर एक साथ। पहला में स्वर्ण कितना भाई मेरे 7/9, अच्छा कॉपर कितना 2/9, अच्छा दूसरा में स्वर्ण कितना 7/18, जबकि अगला में कितना है, अगला में कितना मेरे भाई, इसमें जो है आपका कॉपर, इसमें कितना है दूसरा में, तो 11/18। कुछ नहीं, दोनों का स्वर्ण हमने एक साथ जोड़ा, दोनों का कॉपर को हमने एक साथ, एलसीएम 18 कट जाएगा, 14 7 कितना हुआ मेरे भाई 21। देखो 4 और 15, 4 11 कितना हो जाएगा 15, यानी 7 अनुपात कितना 5,
7:5 हो जाएगा, नहीं 7:5। ऑप्शन नंबर क्या मेरे भाई, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा, ए नंबर। यही पूछा गया था। सी में जो है स्वर्ण और कॉपर के बीच का रेशियो बता दीजिए, 7:5। चलिए अब आ जाते हैं आज के मॉक टेस्ट का आखिरी प्रश्न पर, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, cos 11 प्लस sin 11 बटा cos 11 माइनस में। पहले प्रोसेस आपको दिखाते हैं। इसमें क्या करूं मेरे भाई, आप cos 11 डिग्री से डिवाइड कर लीजिए, तो cos 11 से डिवाइड कीजिएगा, क्या बचेगा 1, प्लस में हो गया आपका tan 11 डिग्री, है ना, बटा 1 माइनस में क्या हो गया आपका tan 11 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, एक को लिख सकते हैं tan 45 और प्लस में हो गया tan 11। ध्यान दीजिएगा 1 माइनस में यह हो गया आपका tan 45 और इंटू tan 11। अपना मन से थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है, पूछो क्यों हो। देखिए एक को लिखा में tan 45, तो tan प्लस tan भी हो गया, बटा 1 माइनस में tan 45 का मान 1 होता है, गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक फॉर्मेट मिलेगा tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a प्लस b मेरे भाई। हाँ, तो tan 45 डिग्री प्लस में 11 डिग्री, यानी उत्तर कितना हो जाएगा tan 56 डिग्री। तो इसमें तो भेजा लगाना पड़ा आपको, है ना, कि कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ा, cos 11 से पहले डिवाइड करना पड़ा हमको, तब हमको एक मिला, है ना। कंक्लूजन tan के सहारे हम मान को निकाल लिए। अब देखिए, अब हम डायरेक्ट उत्तर कैसे निकालेंगे, एग्जाम में कैसे हिट करेंगे। देखो याद रखना मेरे भाई, अगर इन दोनों फॉर्मेट से प्रश्न पूछा जाए, जैसे cos थीटा प्लस माइनस साइन थीटा बटा cos थीटा माइनस प्लस साइन थीटा, है ना, बराबर में 1 प्लस माइनस tan थीटा, है ना, बटा 1 माइनस प्लस tan थीटा। इसका रिजल्ट जो हुआ करता है ना, वह होता है tan 45 डिग्री प्लस माइनस थीटा। बस यही याद रखना, चाहे यह फॉर्मेट हो और चाहे यह फॉर्मेट हो, दोनों फॉर्मेट का हाँ चिन्ह भी बता देते हैं। अगर प्रश्न के ऊपर वाला भाग में प्लस लगा तो tan 45 प्लस थीटा करो आप, माइनस लगा तो tan 45 माइनस थीटा करो आप, है ना। तो अभी फिलहाल इसका उत्तर क्या दीजिएगा, तो यह हो जाएगा tan 45 डिग्री प्लस में 11 डिग्री, यानी कितना मेरे भाई tan 56 डिग्री। क्या हो जाएगा tan 56 डिग्री। कभी कभी इस उत्तर को कॉट में एक्सचेंज करके दे दिया जाता है, तो इसको 90 में घटा के लिख दीजिए। 90 में कितना घटाना होगा मेरे भाई 34, यानी इसका मान cot 34 डिग्री के भी बराबर हो जाएगा। तो यह था आपका 7वां मॉक टेस्ट, जिसका सॉल्यूशन हमने पूरा पूर्ण रूपेण कंसेप्ट ट्रिक जो समझिए, है ना, हर चीज को देख करके पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया। अगर आप लोग को वीडियो बढ़िया लगता हो तो वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कीजिए। बढ़िया लगता है तब, नहीं बढ़िया लगता है तो नहीं शेयर कीजिए, है ना, क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा है मेरे विषय में तो फिर उससे आपको फायदा ही नहीं है, तो फिर आप उसमें इंटरेस्ट क्यों जगाइएगा। लेकिन अगर आपको बढ़िया लगता हो तो जरूर आप लोग सब तरह शेयर कीजिए और बताइए सभी लोगों को, है ना, कि यहाँ बेहतर कंटेंट्स दिया जा रहा है। और हर चीज के बारे में आप लोग कमेंट करके बताएं, है ना, और कमेंट के माध्यम से बताइए किस टॉपिक पर वीडियो लाया जाए, चाहे जीके जीएस हो, मैथ्स हो, तब उस पर हम लोग काम करके बेहतर कंटेंट्स आपको देने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।